सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु करीबन 1.5 साल बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। पिछले 1.5 साल से यानी कि अप्रैल 2022 से आपके धन स्थान में थे और अब वो उल्टे चलते हुए, क्योंकि राहु सदैव वक्री चलते हैं, आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और करीबन 1.5 साल के लिए यानी कि मई 2025 तक उनका जो गोचर है वो आपके लग्न भाव में ही रहेगा। राहु को अधिकतम जो शास्त्र है वो नेगेटिव ग्रह कहते हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें, देखिए ज्योतिष में ऐसा नहीं कि जो पुस्तकों में लिख दिया गया वैसा ही सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं ज्योतिष समय के साथ इवॉल्व होता है। ज्योतिष में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनको कहते हैं देश, काल और पात्र, यानी कि स्थान क्या है, समय क्या है, लोग कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी है, उसके अनुसार ज्योतिष बदलता है और हमें ज्योतिष को उस तरह से डिकोड करना पड़ता है। इसीलिए राहु को आज के टाइम में नेगेटिव ग्रह कहना सबसे एक गलत चीज होगी। कोई भी ज्योतिष यदि राहु को नेगेटिव ग्रह कहता है आज के भौतिक समय में, वो कहीं ना कहीं राहु का अर्थ नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं वो ज्योतिष का अर्थ नहीं समझ पाए। आज भौतिकता का युग है, हर व्यक्ति को चकाचौंध, हर व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, लग्जरी सब कुछ चाहिए होता है। जब तक व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे नहीं चलता, उन सबको ये सारी चीजें चाहिए होती है, या तो अपने लिए चाहिए होती है, किसी और के लिए चाहिए होती है, अपने घर वालों के लिए चाहिए होती है। और यदि भौतिकता कोई ग्रह सबसे तेज और सबसे ज्यादा दे सकता है वो राहु ही है। राहु अनकन्वेंशनल है, राहु नॉर्मल से हटके है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में भी राहु लग्न में होते हैं वो नॉर्मल से हटके होते हैं, उनके जीवन का तरीका नॉर्मल से हटके होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा राहु अनकन्वेंशनल है। राहु और केतु असुर होते हुए भी इनको नवग्रहों में स्थान मिला। बाकी जो 7 ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं देवता पहले भी थे, लेकिन इनको असुर होते हुए भी, राक्षस होते हुए भी देवताओं में स्थान मिला, इसीलिए ये अलग हैं। और सदैव वक्री चलते हैं, इसीलिए भी अलग हैं। राहु आज के समय में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। अगर ये कहा जाए कि राहु कलयुग का सम्राट है, राहु कलयुग के राजा हैं, तो इस चीज में कुछ भी गलत नहीं होगा। इतने स्ट्रॉन्ग है राहु कि व्यक्ति के जीवन को रातों रात बदल सकते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग है राहु कि जो ग्रहों के राजा हैं यानी कि सूर्य महाराज, उन पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो जो सूर्य, भानु, जो पूरे संसार को अपनी रोशनी से चलाते हैं, उन पर जो ग्रहण लगा सकते हैं वो राहु महाराज हैं। तो उनकी शक्ति का अंदाजा लगाइए, उनकी क्षमता, उनके सामर्थ्य का अंदाजा लगाइए। बस बात यह है कि समझना पड़ता है कि राहु अलग है। राहु व्यक्ति को अलग तरीकों से धन देते हैं। जब कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे पास कोई कंसल्टेशन आती है, कि आप नॉर्मल तरीके से पैसे नहीं कमा पाएंगे, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहु मॉडर्न चीजों के कारक हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ये सब कुछ राहु के अंडर आता है। जिस व्यक्ति का राहु बहुत स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं वो इंटरनेट से, सोशल मीडिया से पैसा बहुत कमाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आज के डेट में सोशल मीडिया आदि पर बहुत पॉपुलर है, उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं राहु की दशा चल रही होगी या राहु का बहुत प्रभाव कुंडली में होगा। इसलिए राहु को गलत ग्रह कहना, राहु को नेगेटिव ग्रह कहना एकदम गलत चीज है। राहु विदेश के कारक है, तो कहीं ना कहीं जो लोग विदेश से बहुत धन कमाते हैं उनकी कुंडली में भी राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मीन वाले जातक, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका 70 to 80% मीन वाले जातकों का विदेश से कुछ ना कुछ संबंध होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आखिरी राशि है, 12वें घर की राशि है। इसीलिए राहु महाराज के गोचर को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, राहु महाराज के प्रभाव को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु इन सब से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली राहु भौतिकता के कारक है। राहु को लग्जरी, चकाचौंध, जो भी महंगी चीजें हैं, ये सब पसंद आती है, और केतु इसके विपरीत होते हैं। इसलिए राहु जहां भौतिकता के पास लेके जाते हैं, केतु कहीं ना कहीं अध्यात्म के पास लेके जाते हैं। तो ये भी इन दोनों में फर्क होता है। इसके साथ ही मीन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है, वो ये कि जो राहु महाराज गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में, ये उनका एक नया काल चक्र होगा। हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर उनका जो काल चक्र होता है 12 राशियों का,
वो मेष राशि से शुरू होता है, फिर वो मेष राशि से पूरा अपना चक्र करते हैं और मीन में आते हैं, फिर उनका काल चक्र एक खत्म होता है, फिर पुनः वो जब मेष में आते हैं उनका नया काल चक्र शुरू होता है। 7 ग्रह ऐसे ही करते हैं, लेकिन राहु केतु दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो मीन राशि से, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं, वो मीन राशि से अपना काल चक्र शुरू करते हैं, फिर मीन से ऐसे उल्टे चलते हुए 18 साल बाद मेष में आते हैं, फिर उन पुनः में जब मीन में जाएंगे तो उनका नया काल चक्र शुरू होता है। तो कोई भी ग्रह जिस भाव से अपना काल चक्र नया शुरू करता है तो एक नई इंटेंसिटी, नई ऊर्जा, एक नयापन लेकर आता है। और राहु तो है ही नएपन के कारक। जो भी कंटेम्प्रेरी चीजें हो रही होती है, जो भी आज के टाइम में चीजें हो रही होती है, जो भी अचानक से बदलाव हो रहे होते हैं, वो सब राहु के कारण होते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि मीन के लिए तो स्पेशली ये राहु महाराज बहुत अच्छे प्रभाव देके जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके लग्न से ही अपना नया काल चक्र शुरू कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अपने जीवन में पिछले लंबे अरसे से जो कुछ आप नया ट्राई करने के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो राहु महाराज उन सब चीजों में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बस आपको यह समझना पड़ेगा कि राहु नॉर्मल तरीके से नहीं सोचते, राहु नॉर्मल तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते। आपको अपने आप में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा, तभी आप राहु महाराज के इस गोचर का लाभ उठा पाएंगे। राहु कहीं ना कहीं मायावी है। राहु, मैं तभी कहता हूं, राहु को जो भी व्यक्ति गलत समझता है ना कहीं वो ज्योतिष को नहीं, काल सर्प के नाम पर राहु केतु को बहुत डरा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि केतु भी ऐसा ही रिजल्ट देते, नहीं, केतु कहीं ना कहीं थोड़े ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, लेकिन राहु तो व्यक्ति के जीवन को भौतिकता से भर देते हैं। कई ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं जिनमें काल सर्प ही है, भली लग्न में ही बना हुआ है काल सर्प, फिर भी वो व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में बहुत आगे निकला है। राहु जब लग्न में स्पेशली आते हैं तो व्यक्ति को आइडियाज से भर देते हैं, और राहु वृद्धि के कारक है। तो जो नया काल चक्र स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके जीवन में वृद्धि अवश्य लाएंगे। राहु परिस्थितियों को भांपते हैं कि सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं, इसलिए जिसका राहु प्रबल होता है वो पहले ही समझ जाता है कि हाँ अब चीजें बदल रही हैं तो अब हमें भी बदलना पड़ेगा, और जो समय के अनुसार अपने आप को बदलता है वही कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए राहु इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राहु इंट्यूशन के कारक होते हैं। जिस व्यक्ति के राहु बहुत स्ट्रांग है, भले उसको ज्योतिष ना आता हो, लेकिन उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे बुरा होने वाला है, यहाँ पे अच्छा होने वाला है। जिसका राहु स्ट्रांग है वो आपको देखकर बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, या फिर आप उसका अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं। इसलिए राहु बहुत स्ट्रांग ग्रह है जो परिस्थितियों को भाप जाए। उससे अच्छा या उससे समझदार व्यक्ति कौन होता है, क्योंकि यही तो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है या पीछे करता है कि हाँ परिस्थितियों को भापना। राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाते हैं। उसको पता है कि किस व्यक्ति से किस तरह से बात करना है, किस व्यक्ति से किस तरह से लाभ उठाना है। तो ये राहु महाराज आपके लग्न में आकर स्थापित हो रहे हैं तो इन सब चीजों का आपको लाभ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहु के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि लालच। जब राहु स्पेशली अगर लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को बहुत लालची भी बना देते हैं। और भी कुछ चीजें हैं, उनका हम जब विश्लेषण करेंगे अवश्य डिस्कशन करेंगे। और एक मीन के लिए बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि राहु देखिए जिस भी भाव में आते हैं ना उसका स्वामित्व उनके पास आ जाता है। ये एक विरोधाभास है कि क्या राहु की कोई राशि है, केतु की कोई राशि है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होती राहु केतु की राशि। कोई भी शास्त्र में जो क्लासिकल शास्त्र है बिल्कुल इससे मना करते हैं। बाद में कुछ शास्त्र आए हैं जो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि राहु केतु की कुछ राशि है, और उसमें भी विरोधाभास है। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये अलग ग्रह हैं, इनकी कोई राशियां नहीं होती, लेकिन ये जिस भाव में जाते हैं, अगर गोचर में जा रहे हैं तो जितने टाइम तक गोचर है उनका, नहीं कि 1.5 साल ही होता है इनका, तो 1.5 साल के लिए उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। अगर कुंडली में आपके किसी भाव में बैठे तो उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं। और इसके साथ ही जो उस भाव के स्वामी हैं, यानी कि अभी आपके लिए बने बृहस्पति, तो उस भाव के जो स्वामी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोजिटर ऑफ दैट हाउस, उसका भी रिजल्ट देंगे। तो ये राहु महाराज आपके बृहस्पति जो आपके लग्न के स्वामी हैं उनका भी यहाँ पे रिजल्ट देने वाले हैं अगले 1.5 साल के लिए। तो आपको और क्या चाहिए? एक तो लग्न में राहु आ रहे हैं, दूसरा वो आपके लग्न के स्वामी का प्रभाव दे रहे हैं, जो कि न केवल लग्न के स्वामी हैं, आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव होता है। तो ये राहु महाराज का राशि परिवर्तन मीन के लिए अत्यंत बलशाली है, अत्यंत शुभ दिख रहा है, अत्यंत प्रभावशाली दिख रहा है। क्या क्या प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी लग्न राशि मीन है
तो भी राहु आपके लग्न में ही यानी कि प्रथम स्थान में ही गोचर करेंगे। और अगर आप अपनी चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो भी राहु आपके प्रथम स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपके ऊपर है कहां से ऑब्जर्व करते हैं। मेरा हमेशा से मानना है लग्न हमेशा बहुत सटीकता देगा, तो लग्न राशि से देखिए। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से यदि ऑब्जर्व करना चाहते हैं वहां से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, जिसके करने से जो सकारात्मकता की वृद्धि होगी और नकारात्मकता में कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मीन के लिए। शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। देखिए, राहु महाराज आपके लग्न में आकर स्थापित हो गए हैं। मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को लकी मानता हूं जिनके लग्न भाव में राहु है, क्योंकि ये लोग अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करते हैं। अधिकतम ऐसे लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीकों से। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे देश में कुछ ग्रहों को लेकर ऐसा डरा दिया जाता है कि वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअल कुंडली में प्रॉब्लम क्या है। 2-3 चीजें, साढ़े साती, राहु केतु, काल सर्प, मंगल दोष, बस यही 4-5 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द ज्योतिष घूमती रहती है और व्यक्ति भयभीत होता रहता है। जैसे राहु कभी भी आपको नॉर्मल तरीकों से सक्सेस नहीं दिला सकते। राहु अनकन्वेंशनल है, तो व्यक्ति अगर नॉर्मल पाथ पर चलकर उसको लगता है कि उसको सक्सेस मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके करता है, विदेश से संबंधित कार्य करता है, टेक्निकल कार्य करता है, इंटरनेट से संबंधित कार्य करता है, तो उसको सक्सेस मिलती है। एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूंगा। मेरे पास एक बच्चे की कुंडली आई। वो बहुत सालों से, 3-4 साल से उसके माँ बाप खुद जो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करवाए जा रहे थे। तो उनकी कुंडली मेरे पास आई, लग्न में सूर्य थे और राहु साथ में थे। तो मैंने कहा इनका इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, आप रेदर देन गवर्नमेंट जॉब आप इनको विदेश में जिस चीज में ये बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं वहां पे इनको भेजिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी उसमें दिख रहा है, किसी टेक्निकल फील्ड में उनका इंटरेस्ट था। तो शायद मेरी बात उन्होंने एकदम नहीं मानी, थोड़ा सा वो अचंभित हो गए थे कि मैंने उनको क्या ये चीज कही। लेकिन फिर उनका दोबारा कॉल आया 6 महीने बाद कि हाँ उन्होंने भेज दिया है उनको विदेश में अपने बेटे को। और फिर करीबन 3 साल बाद उनका दोबारा कॉल आया कि उनके बेटे बहुत अच्छा विदेश में जाकर कर रहे हैं। तो ये समझना होता है कि राहु किस प्रकार या कोई भी ग्रह किस प्रकार से आपके फेवर में आ सकता है, या क्या आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार के कर्म कर सकते हैं कि वो ग्रह अच्छे रिजल्ट आपको दे। तो राहु जिसके लग्न में है वो व्यक्ति नॉर्मल तरीकों से हटकर ही कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त करता है। हर शास्त्र कहता है, अधिकतम जो राहु केतु के बारे में थोड़ा डीपली रिसर्च करके जो शास्त्र बताते हैं वो यही कहते हैं कि राहु किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति को, अगर वो लग्न में बैठे हैं या आते हैं गोचर में, तो उसको सक्सेस दिलाते हैं, पैसा दिलाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा नॉर्मल से हटके, आप जिस तरह से ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं उस प्रकार से जिसके लग्न में राहु आ रहे हैं वो उस प्रकार से सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको समझना यहाँ पे ये है कि अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, अपने आप को समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, तभी राहु महाराज के इस गोचर का आप लाभ उठा पाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि राहु का लग्न में आना व्यक्ति के अनिष्ट हरता है। जहां केतु लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के ऑब्स्टिकल्स, अनिष्ट बढ़ जाते हैं। केतु कहीं ना कहीं रोग कारक भी है और केतु कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, विघ्न कारक भी है। लेकिन राहु, मैं ये नहीं कहता कि रोग कारक नहीं है, थोड़े बहुत राहु रोग देते हैं, लेकिन अनिष्ट हरते हैं। राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन से जो ऑब्स्टिकल्स हैं, स्पेशली भौतिक जीवन के, उनको कम करते हैं। इसलिए राहु का लग्न में आना व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। राहु जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के दुश्मनों का अंत होता है, लेकिन एक दुश्मन उसका बहुत भारी हो जाता है, एक दुश्मन बहुत प्रबल हो जाता है, उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करता हूं। लेकिन राहु का अपने आप लग्न में आना व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी करता है, व्यक्ति के विघ्न कम करता है, ऑब्स्टेकल्स कम करता है, अनिष्ट कम करता है। और जिस व्यक्ति के अनिष्ट कम हो गए, ऑब्स्टेकल्स, दुश्मन कम हो गए, तो वो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे ही बढ़ेगा ही। इसलिए राहु का लग्न में आना कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत अच्छा है। राहु भौतिकता के कारक है। राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को रातों रात सक्सेस देते हैं। तो जब भौतिकता के कारक लग्न में आएंगे तो आपका भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही राहु वृद्धि के कारक है। राहु और बृहस्पति दोनों ही ग्रह वृद्धि के कारक हैं। लेकिन जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, कहीं ना कहीं बृहस्पति की एक सीमा होती है, राहु की कोई सीमा होती ही नहीं है, क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी है ही नहीं, राहु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है। लेकिन राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं जितने भी फिजिकल ग्रह हैं
उनसे सबसे ज्यादा है। इसलिए जब वो लग्न में आएंगे, वृद्धि के कारक हैं, और लग्न में वृद्धि करेंगे तो आपके हर चीज में, जहां पर भौतिक चीजों की बात हो रही है, भौतिक चीजें क्या हुई, पैसा, करियर, बिजनेस, सब कुछ, जहां पर हम भौतिकता की बात करते हैं, उन सब चीजों में आपकी वृद्धि होना तय है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि आपका एक दुश्मन बहुत प्रबल हो जाएगा। वो दुश्मन क्या है? वो दुश्मन आप खुद है। क्यों? क्योंकि राहु जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, और ये मीन वालों की तो प्रॉब्लम होती है। ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने ठेका ले रखा होता है कि ये सबसे ज्यादा सोचते ही हैं। इनका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता, इसलिए अधिकतम मीन वाले लोगों को नींद की बीमारी होती है। अधिकतम मीन वाले लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि ये सोचते बहुत है और रात के समय में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। कभी भी मेरे पास मीन वाला हॉरोस्कोप आता है, मैं उनको कहता हूँ आप सुबह उठने का ज्यादा प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अधिकतम आपका जो माइंड है वो रात को ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि रात की राशि है, शैया की राशि है, शयन कक्ष की राशि है। तो अब राहु जब लग्न में आ रहे हैं तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। तभी मैंने कहा कि एक ही दुश्मन आपका सबसे प्रबल होगा, वो आप खुद होंगे। क्योंकि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सोचता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, कहीं ना कहीं वो व्यर्थ की चिंताओं में पड़ता है, कहीं ना कहीं वो मौकों का लाभ नहीं उठा पाता। और कभी कभी क्या होता है ना, एक बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं शास्त्र लिखते हैं कि व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनके चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होंगे, उनके जब राहु लग्न में आते हैं और यदि लग्न पर किसी और अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो व्यक्ति बहुत ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है। यानी कि इतना ज्यादा सोच विचार करना शुरू कर देता है कि वो वास्तविकता से कभी कभी दूर चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपका एक शत्रु बहुत बली हो जाएगा, वो आप स्वयं होंगे, आपका दिमाग होगा, आपके सोचने के तरीके होंगे जो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस दुश्मन से, यानी कि ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज तो राहु महाराज कहीं ना कहीं एक तरह से आपके लग्न में आकर एक मुकुट का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में एक मुकुट आपके सर पर विराजमान हो जाएंगे, और आने वाले समय में आपको भौतिक जीवन में, आने वाले 1.5 साल में एटलीस्ट, भौतिक जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। राहु इंट्यूशन के कारक होते हैं। जिन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है उनके राहु कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि राहु, जैसा मैंने कहा था, कि परिस्थितियों को भाप जाते हैं। और यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें इंट्यूशन अनिवार्य होती है, इवन अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इनसे लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये 1.5 साल सबसे अच्छे हैं। स्पेशली जो लोग सीखना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन उठेंगे और अगले दिन आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जो भी स्पेकुलेटिव मार्केट है समझ आ जाएगी। नहीं, उसमें भी बहुत समय लगता है, उसमें भी व्यक्ति को प्रयास लगते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए सबसे अच्छा समय है। और जो लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ये जो इंट्यूशन है राहु की, उसके कारण वो लोग अपने जीवन में स्टॉक मार्केट और जितने भी स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं उनसे धन कमा सकते हैं। राहु का लग्न में आना व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता उसको बढ़ा देते हैं, जैसा मैंने कहा, लेकिन व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं। राहु का लग्न में होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि उसके पास जो बुद्धि होती है वो प्रैक्टिकल होती है। एक नॉलेज होती है बुकिश नॉलेज, आपको पूरी बुक रटी हुई है, लेकिन उस नॉलेज का क्या आप वास्तविकता के जीवन में कुछ उपयोग कर पाते हैं? आप खुद देखिए, हम 12th तक पढ़ते हैं, आगे ग्रेजुएशन सब कुछ करते हैं, उसमें से कितने ज्ञान का हम उपयोग करते हैं? नहीं कर पाते। लेकिन राहु का जो ज्ञान होता है, राहु जो ज्ञान देते हैं वो भौतिक जीवन का होता है, वो प्रैक्टिकल जीवन का होता है। इसलिए राहु का लग्न में आना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसके साथ ही राहु विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभ दिलाने वाले हैं। अब अगर आप ऑलरेडी विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उसमें आपको पैसा मिलेगा। आपका बिजनेस विदेश से संबंधित है, उसमें आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अगर सपोज आपकी वीजा की फाइल भी अटक गई थी, वीजा आपका रिजेक्ट हो गया था, तो ये वो समय है जब आपके वो वीजा के कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, और जब लग्न में बैठेंगे तो अपने विदेश के कारकत्व का पूरा रिजल्ट आपको देंगे। तो विदेश संबंधित अधिकतम कार्यों में आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी राहु के हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब राहु आते हैं तो व्यक्ति को बहुत लालची बना देते हैं। राहु वैसे लालच के कारक हैं, तो यहां पर कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति लालच में आकर अपना बना बनाया काम खराब कर देता है। तो आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान देना है। एक तो ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बचना है, दूसरा आपको लालच से बचने का प्रयास करना। अब हम बोल देते हैं कि लालच से बचना का प्रयास कीजिए, लेकिन सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि लालच, वासनाएं, मोह,
ये तो हम लोगों पर एकदम हावी हो जाती है, और उस टाइम जब ये हम पर हावी होते हैं हमें पता नहीं चलता, बाद में कहीं ना कहीं पता चलता है। लेकिन ज्योतिष का एक यही अर्थ होता है कि पहले बता दिया जाए कि हाँ भैया, अपने कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में ये रख के रखिए कि जहां पे लालच बढ़ रहा है वहां पर अपने आप को थाम लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। राहु जब लग्न में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन की परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं, और राहु जैसा मैंने कहा मॉडर्न चीजों के कारक है, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी मॉडर्न चीजें आना शुरू हो जाएंगी, नयापन आना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपने उस नएपन को एकदम ओपन आर्म्स के साथ इनवाइट किया तो आपका जीवन कहीं ना कहीं आगे अवश्य बढ़ेगा। राहु इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब के कारक है। कोई भी आप बड़ा इन्फ्लुएंसर या कोई भी अगर सेलिब्रिटी है जो इंटरनेट पे पॉपुलर हुआ है, बॉलीवुड की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा मैं, वहां पे शुक्र भी आ जाते हैं, लेकिन जो आज के टाइम में जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम आदि हो गए, जो भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे जो लोग एकदम सक्सेस पाते हैं, रातों रात सक्सेस पाते हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होता है। और अगर आप भी भले ही उस काम के लिए नहीं, अपने काम को अगर आप सोशल मीडिया पर उसकी मार्केटिंग करना चाहते थे, अपने आप को थोड़ा प्रमोट करना चाहते थे, इन सब चीजों के लिए राहु आपको अच्छे प्रभाव देंगे। राहु पॉपुलैरिटी के कारक है, राहु आकर्षण के कारक है। राहु का जो आकर्षण होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। राहु का इतना प्रभाव होता है कि व्यक्ति अगर उल्टा सीधा भी बोलता है ना, फिर भी जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसकी सुनते हैं। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका राहु बहुत प्रभावी है, वो बहुत पॉपुलर है और बहुत उल्टे सीधे काम भी उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी में कुछ कमी नहीं आई, क्योंकि वो राहु का आकर्षण है। कि जो राहु से आकर्षित हो गए उनके फॉलोअर्स, वो जैसे कहते हैं ना कि आंख मूंद कर उनके पीछे चलते हैं, वही राहु का प्रभाव होता है। तो राहु आकर्षण के भी कारक हैं, पॉपुलैरिटी के भी कारक हैं। तो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो समय है आपका अगले 1.5 साल का बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं या फिर जो चाहते हैं कि हाँ लोग उनको जाने, तो ये वो समय है जब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अधिकतम अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। राहु जब लग्न में स्थापित होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत टेक्निकल भी हो जाता है। टेक्निकल इन द सेंस जो टेक्नोलॉजी आती होती है उनका वो उपयोग करना शुरू कर देता है, और जो आज के समय में टेक्नोलॉजी आदि का उपयोग नहीं कर पाया वो व्यक्ति पीछे रह जाता है। तो ये यकीन मानिए कि अगर आपको अपने जीवन को अगले 1.5 साल में आगे बढ़ाना है तो आपको राहु के हिसाब से ही अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, जो कि है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। और इसके साथ ही राहु थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनके राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं वो इस तरह से झूठ बोल जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति पकड़ ही नहीं पाते, जब तक पकड़ते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत झूठ बोलता ही है, कोई भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं दूध का धुला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो राहु का केवल प्रभाव होता है ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ले आता है। व्यक्ति बहुत, जैसे मैंने कहा, लालची हो जाता है और वो अपनों से ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। कभी कभी व्यक्ति अपनों से ही लाभ उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहता है, लेकिन अगर वही चीज आप अपनी पर्सनल लाइफ में डालना शुरू कर देते हैं तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लाई ना करें, झूठ बोलने से बचें, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ हो या कुछ भी हो उस पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ही। साइमल्टेनियसली केतु आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ के लिए तो मीन के आने वाले टाइम अच्छा नहीं है। जब केतु का बनाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा, तो मैरिड लाइफ पर तो ऑलरेडी राहु महाराज का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा सा झूठ बोलने से, थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करने से पर्सनल लाइफ में बचे। प्रोफेशनल लाइफ में तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करना ही पड़ता है। तभी मैं कहता हूं कि ग्रहों को अलग हिसाब से देखना चाहिए, अलग परिस्थितियों के हिसाब से। अब जैसे मैंने कहा कि केतु जब 7वें भाव में आएंगे तो शादीशुदा जीवन को खराब करेंगे, लेकिन राहु को ब्याहु कहते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, राहु का लग्न में आना उनके लिए विवाह के योग बना देगा अचानक से। तो ये भी एक राहु का बहुत अच्छा प्रभाव हम मान सकते हैं। अगर हम स्पेशली करियर की बात करें तो जो लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से जुड़ा काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। जिनके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्योंकि राहु हिडन है, राहु छाया ग्रह है। आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कुछ और दिखा रहा है, लेकिन अंदर से उसकी पूरी दुनिया ही अलग होती है, वो राहु होता है। तो अगर आपकी हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उसमें भी वृद्धि होगी और ओवरऑल आपके इनकम के सोर्सेस में वृद्धि होने वाली है। तो जैसा मैंने कहा, जिनका भी करियर इन सब चीजों से संबंधित है उनको आने वाले 1.5 साल में
बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बृहस्पति महाराज का भी प्रभाव देंगे। तो देखिए, बृहस्पति एक तो आपके लग्न के स्वामी है, तो एक तरह से राहु महाराज अगले 1.5 साल के लिए आपके लग्न के स्वामी का प्रभाव देने वाले हैं, और लग्न के स्वामी लग्न में ही रहेंगे, यानी कि राहु आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचाने वाले हैं। रंक से राजा कोई ग्रह अगर बनाता है तो राहु ही है। जो व्यक्ति के जीवन को रातों रात पलटते हैं वो राहु ही हैं। आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसका आपने जीवन रातों रात बदलते देखा हो, उसकी कुंडली उठा के देख लीजिए, जिस टाइम उसके जीवन में रातों रात बदलाव आया होगा, कहीं ना कहीं राहु की दशा, अंतर्दशा, कोई योग या फिर गोचर राहु का बहुत स्ट्रांग रहा होगा। इसलिए राहु आपके लग्न में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से इस टाइम को एंजॉय कीजिए, इस टाइम का लाभ उठाइए। कहीं ना कहीं समझ लीजिए मीन वाले कि आपके लिए ये एक बहुत लकी चीज है, आपका भाग्य बदलने वाला है कि राहु आपके लग्न में आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम आने वाले सालों में भी देखें तो राहु 12वें स्थान में जाएंगे 1.5 साल बाद, फिर लाभ स्थान में जाएंगे, फिर 10वें से फिर नवम। तो ये सारे जो गोचर है राहु का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इससे पहले जो गोचर था राहु का कहीं ना कहीं थोड़ी चीजों को अटकाता है, अंतिम जब वो आपके यहाँ पे यानी कि दूसरे घर में आ गए थे, उससे पहले थोड़ी सी चीजों को अटकाते हैं। लेकिन अब जो राहु का गोचर होने वाला है वो आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आने वाला है। और बृहस्पति आपके 10वें घर के भी स्वामी है, यानी कि अपने पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो स्थान होता है वो पद प्राप्ति का होता है, ये प्रतिष्ठा का होता है। आपका कितना सम्मान है लोगों की नजरों में, आपका वैल्यू कितनी है लोगों के नजरों में, वो 10वां भाव और सप्तम कहीं ना कहीं बताता है। तो 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति का रिजल्ट भी देने वाले हैं राहु महाराज, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके लिए बहुत शुभ है। और अगर बृहस्पति का गोचर देखें तो मई जून 2024 तक धन स्थान में रहेंगे, और उसके बाद वो 3रे भाव में आ जाएंगे, जहां से पराक्रम, साहस, एक नया जीवन, आपकी एक नई दिनचर्या, आपके जीवन में नई नई चीजें वो सब ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो राहु महाराज अगले 1.5 साल बृहस्पति के भी बहुत अच्छे प्रभाव आपके जीवन में देने वाला है। तो इन सब चीजों का आपको लाभ अवश्य उठाना है। राहु की दृष्टि होती है या नहीं होती, ये ज्योतिष में कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरा ये मानना है, कई ऐसे शास्त्र जैसे उत्तर कालामृत आदि बताते हैं कि राहु की बृहस्पति जैसे पंचम और नवम दृष्टि होती है, और मेरा भी मानना है कि हाँ, राहु अपने से त्रिकोण भावों को प्रभावित करते ही हैं। तो अब उसको दृष्टि गई या प्रभाव गई, जो भी है वो प्रभावित अपने से त्रिकोण स्थान को करते ही हैं। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो रहेगी पंचम भाव पर। तो अब ये जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है। ये थॉट प्रोसेस का, आइडियाज का भाव है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स का भाव है, तो मैंने कहा स्टॉक मार्केट आदि से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो महिलाएं इस समय पर प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये है तो असुर ना। अब वो कहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, कहाँ पे बुरा रिजल्ट देते हैं, वही तो एक डिसाइफर करना पड़ता है। तो जो महिलाएं आने वाले अभी करंटली या फिर आने वाले कुछ टाइम में अगर वो प्रेगनेंसी के दौर में आती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु महाराज इनिशियल 5-6 महीने में आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरा, आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने संतान से संबंध थोड़े बनाकर रखने हैं। और इसके साथ ही आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अपना बहुत ध्यान देना है। राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर रहेगी। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बहुत यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपने आप को बदलिएगा, अपने आप को मॉडर्न कीजिएगा, अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान दीजिएगा, अपने बिजनेस में सोशल मीडिया को इन्वॉल्व कीजिएगा। किस तरह से आप यूथ को, किस तरह से आप आज के लोगों को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आपका राहु स्ट्रांग है और आपने अपने काम को, अपने बिजनेस को इंटरनेट पे नहीं डाला हुआ, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए राहु आपको उल्टा प्रभाव देंगे। लेकिन अगर आपके राहु स्ट्रांग है और आपने इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब चीजों का उपयोग करना शुरू कर दीजिए, तो ये जो राहु महाराज हैं ये 10 गुना प्रभावशाली हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए तो राहु का सप्तम पे प्रभाव अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। राहु की जो नवम दृष्टि है वो नवम भाव पर। अब राहु वृद्धि के कारक है और ये नवम भाव भाग्य स्थान है, तो आपका भाग्य बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप खुद देखेंगे कि आने वाले 1.5 साल में आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होगी। ये कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों का स्थान भी है या फिर मंदिरों का स्थान भी है। राहु भले ही आपको धार्मिक प्रवृत्ति का ना बनाए, लेकिन
राहु कहीं ना कहीं आपको कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाते हैं, राहु गंगा में डुबकी लगवाते हैं, कई ऐसे नाड़ी शास्त्र कहते हैं। तो क्योंकि नवम भाव पे राहु की दृष्टि है, तो आने वाले 1.5 साल में आप खुद देखेंगे, भले ही आज से 1.5 साल बाद ये वीडियो देख लीजिएगा, कि आप किसी ना किसी शिव महाराज के, शिव जी के बड़े स्थान पर, जहां पर आसपास कोई पवित्र नदी है, अब गंगा की बात करते हैं तो हम पवित्र नदियों की बात करते हैं, तो किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग में या किसी न किसी बड़े तीर्थ स्थल में आपको जाने का अगले 1.5 साल में, एक नहीं कम से कम 2 या 3 तीर्थ स्थलों पर जाने का आपको अगले 1.5 साल में मौका मिलेगा। लेकिन एक और चीज है, ये जो भाव है ये पिताजी का होता है, तो थोड़े से आपके अपने पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, और आपके बॉसेस भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचेंगे, मैनिपुलेटिव बहुत हो जाएंगे, तो बॉसेस से भी थोड़ा सा अपने बच के रहिएगा। अदरवाइज नवम भाव पर जो राहु की दृष्टि है वो आपको बहुत अच्छे, बहुत शुभ रिजल्ट देने वाली है। एक चीज से बचना है आपको, जो मैं थोड़ा सा शुरू में बताना भूल गया, कि राहु डिसकंटेंटमेंट है। राहु कभी भी किसी भी चीज से कंटेंट नहीं होते, खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। तो राहु जब लग्न में आते हैं, किसी ऐसे भाव में आते हैं जहां पे धन का कुछ ना कुछ लेना देना हो जाता है, या फिर उनका लग्न से कनेक्शन हो जाता है, तो व्यक्ति उसके पास जो कुछ होता है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको और भी चाहिए होता है। उसको अगर 1 लाख मिल रहा है महीने का तो उसको 2 लाख चाहिए, 2 लाख मिल रहा है तो 3 लाख चाहिए, 3 तो 6, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ियां चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो पाता, कंटेंट नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को कंटेंट रखिएगा, सेटिस्फाइड रखिएगा, जो है जीवन में उसको उपयोग कीजिए, और अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु कभी कभी व्यक्ति को अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं, उसको अपने सगे संबंधियों से दूर कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति भौतिकता में इतना लिप्त हो जाता है कि उसको जो पर्सनल रिलेशन होते, मैं जब पर्सनल रिलेशन की बात कर रहा हूं तो केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करा, पति पत्नी की बात नहीं करा, और भी दुनिया भर के लोग होते हैं, दोस्त हैं आपके रिश्तेदार हैं, आपके बुआ फूफा मम्मी जो भी है वो सब है, तो उन सब से भी अपने संबंधों को बनाकर, बचाकर, बरकरार करके रखिएगा, क्योंकि राहु कभी कभी आपको इन सब लोगों से दूर कर देंगे, भौतिकता के पास कर देंगे, व्यक्ति के अंदर लालच बढ़ता है, और जब राहु छोड़कर जाएंगे लग्न को, तो हो सकता है कि कई संबंध ऑलरेडी आपसे दूर हो जाएं, और जब संबंधों में एक बार विकार आ जाता है तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर जो अकेलापन होता है वो व्यक्ति को बहुत सताता है। तो नेगेटिव चीजें राहु की, जैसा मैंने बताई, लालच से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, और अपने आप को कंटेंट रखना है, अपने पर्सनल संबंधों पर आपको काम करना है। तो ओवरऑल राहु महाराज आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। रिलेशनशिप की बात मैंने ज्यादा नहीं करी। देखिए, पंचम पर राहु का प्रभाव रहेगा तो ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट आती है। आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है उनके साथ आपका मन ज्यादा नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भागेगा। जैसा मैंने कहा, राहु डिसकंटेंट करवाते हैं, तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसके पास क्या क्या है, वो ये देखता है कि और लोगों के पास क्या क्या है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसलिए जब पंचम भाव को देखेंगे, अगर आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप भी चल रहा है, फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं भागेगा कि नहीं, और भी कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल है। और आज का टाइम वो है जब एक फोन के क्लिक पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखेंगे, अपने आप को थोड़ा कंटेंट रखेंगे, जो मैंने बहुत बार शब्द का उपयोग कर दिया कि कंटेंटमेंट, इस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये राहु आपके लग्न में आकर आपको भौतिक जीवन में अधिकतम अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। वो विदेश की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। राहु लग्न में आकर व्यक्ति का नाम बनाते हैं, तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, पीढ़ियों तक जो व्यक्ति जाना जाए, तो उसके लिए ये जो 1.5 साल का समय है, 1.5 साल का कालखंड है, सबसे अच्छा है। अब थोड़े से रोग की बात करें। देखिए, केतु जहां रोग कारक होते हैं, कुछ शास्त्र, नाड़ी शास्त्र राहु को रोग हारक भी कहते हैं। यानी कि अगर ऑलरेडी आपको कोई रोग चल रहा था, तो राहु जब लग्न में आते हैं, लग्न को प्रभावित करते हैं, तो वो रोग आपका खत्म हो सकता है। लेकिन राहु अपने प्रकार के नए रोग लेके आते हैं, क्योंकि लग्न में बैठे हैं तो आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। ये जो मीन वाले होते हैं इनको कफ रोग बहुत होते हैं, या तो गला खराब रहता है, नाक खराब रहता है, नाक में प्रॉब्लम रहती है, कंजेशन रहता है, नाक बंद रहती है, खांसी होती रहती है, क्योंकि कफकारी, ये जो लग्न है कफकारी होता है मीन। अब राहु जब लग्न में ही आके बैठ गए तो वो कफ जो कारक आपके रोग हैं उनको और बढ़ाएंगे। स्पेशली जैसा मैंने कहा, सर से संबंधित रोग, आपको साइनस की प्रॉब्लम बहुत रह सकती है, सर में दर्द काफी रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर आपको बहुत रहने वाले हैं। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा बचना है। हाँ, एक और चीज, कुछ और 2-3 चीजें बताना मैं भूल गया। राहु जब लग्न में आते हैं ना, तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। तो
थोड़ा सा इससे बचेगा, क्योंकि समय अच्छा है, अगर समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मुझे याद है, मैं बताना भूल गया था, कि राहु व्यक्ति को कामुकता से भर देते हैं, वासना और कामुकता से भर देते हैं। अब ठीक है, वो भी जीवन का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा राहु वृद्धि के कारक हैं। जब राहु किसी चीज की वृद्धि करते हैं तो उसमें कोई लगाम नहीं लगती, और ये जो कामुकता का वेग होता है, वासना का वेग होता है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि व्यक्ति इसमें बहुत उल्टे सीधे काम कर देता है, व्यक्ति इसमें कई उल्टे सीधे डिसीजन ले लेता है, गलत संगति में पड़ जाता है। तो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। मैंने सोशल मीडिया की बात करी, आजकल सोशल मीडिया पे क्राइम्स भी बहुत होते हैं, तो वहां से भी थोड़ा सा आपको बचना है, और हो सके तो अपनी कामुकता और अपनी वासना को थोड़ा सा चैनलाइज कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब ये दोनों चीजें मिलकर आपको बहुत प्रभावित इन अ नेगेटिव वे कर सकती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। अधिकतम भौतिक जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको राहु देने वाले हैं। जो कुछ नेगेटिव मैंने बातें बताई उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु महाराज का जो गोचर है 1.5 साल का होता है, तो उपाय भी थोड़े से बड़े, थोड़े से विस्तृत होते हैं। उपाय यदि करें तो पूरे विश्वास से करें, पूरी श्रद्धा से करें, अन्यथा ना करें। सबसे पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। आपको दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करना है हर शनिवार को, और साथ ही में 3 घी के दिए भी अर्पण करने हैं माता की मूर्ति के सामने या जहां पे भी वो व्यवस्था हो। ध्यान ये देना है कि हर दिए में आपको कुछ 2 या 3 गेहूं के दाने डालने हैं। फिर वहां पे बैठकर दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें, जो आपको अच्छी तरह से आता है, जिसका उच्चारण आपका शुद्ध है, या फिर अगर उच्चारण शुद्ध नहीं है, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं उस मंत्र में, तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए कम से कम 5 बार। दूसरा उपाय आपको 3 शनिवार करना है, ये आपको शिवालय में करना है। आपको एक पात्र में दूध, दही और थोड़ा सा केसर मिलाना है। दूध, दही और केसर, इस द्रव्य को मिलाकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और अभिषेक करने के बाद 108 बार महामृत्युंजय का और 108 बार ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। तीसरा उपाय यह है कि आपको 3 शनिवार किसी भी गौशाला में अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दान करना है। ये उपाय श्रद्धा के अनुसार कर लेंगे, श्रद्धा से कर लेंगे। कब करना है उपाय? कि जब भी आप वीडियो देखें उसके बाद से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज का गोचर बहुत बड़ा है, तो जब भी आप वीडियो देखें, अगर आपने नहीं करे हैं तो उसके बाद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।